हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी क्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे और अपनी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अब हम लोग सीटेट एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे उसी क्रम के साथ में हम लोग और तेजी से मेहनत करने वाले हैं आप सभी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। मतलब पोषक पदार्थ का ऐसा तत्व जो है जो हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता लेकिन हमारे शरीर के लिए फिर भी आवश्यक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और क्वेश्चन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वृक्षांश। बताइए क्या हो जाएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वृक्षांश। तो जो हमारे भोजन के लिए मतलब कि पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है लेकिन हमारे शरीर के लिए फिर भी आवश्यक है, वो कौन है? ऑप्शन डी वाला सही हो जाए। यानी कि वृक्षांश जो होता है ये एक रेशा होता है। क्या होता है? रेशा टाइप में होता है, लेकिन ये हमारे भोजन का हमारे उसको क्या नहीं करता है कि मतलब पोषक तत्व नहीं प्रदान करता है। ये कैसा है? खाद्य रेशा है। इसको बोला जाए तो ये कैसा है? खाद्य एक रेशा है, लेकिन हमारे इससे पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते किसी भी प्रकार से। या एकमात्र प्रमुख घटक है। एक या प्रमुख क्या है? आपका घटक है जो शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। ठीक है, एक प्रकार का घटक है लेकिन कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। ठीक, लेकिन जो आपके अगर देखा जाए वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ठीक, ये सब आपको क्या मतलब कि ये आप सभी को क्या इनसे क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इनसे सबसे आपको पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन वृक्षांश एक ऐसा होता है जो जो खाद्य रेशा होता है ये, लेकिन इससे हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आसानी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। क्या भविष्यवाणी करना संभव है कि भूकंप कब और कहाँ आ सकता है? क्या आप लोग बता सकते हो मतलब कि भूकंप जो है कब और कहाँ आ सकता है? क्या भविष्यवाणी करना संभव है? ऑप्शन है नहीं, हाँ, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? नहीं, हाँ, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर भूकंप की बात की जाए तो भूकंप में क्या होता है? क्या आप भूकंप में भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी प्रकार से? देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके बारे में हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, भूकंप यानी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा, प्रकृति के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, कि हम किसी भी प्रकार की भूकंप यानी कि भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये नहीं वाला सही हो जाएगा। देखिए, अब भूकंप के बारे में अगर आया तो भूकंप को किससे नापा जाता है? भूकंप की शक्ति जो होती है, शक्ति को किससे मापा जाता है? तो इसको नापा जाता है रिएक्टर स्केल से। ठीक है, रिएक्टर स्केल नामक पैमाने पर परिणाम के स्वरूप, यानी स्केल पैमाना होता है, ठीक है, उससे नापा जाता है। और क्या होता है? तो इसको 1935 में, इसको किसने 1935 में चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स एफ रिएक्टर, तो इसको मतलब रिएक्टर द्वारा विकसित किया गया था। इनके द्वारा क्या किया गया था? इसको विकसित किया गया था। तो इतनी बात समझ गए कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते भैया, मतलब
पता भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कहाँ पर भूकंप आएगा आएगा या कहाँ पर नहीं आएगा। समझ गए इतनी बात। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पूरा पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है। मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मरुस्थल के बारे में ऑप्शन है, ये क्या हो सकते हैं, यानी कि ये गर्म व ठंडे हो सकते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पौधे मरुस्थल में अनुकूल नहीं होते। ऑप्शन सी है, मरुस्थल दिन और रात में हमेशा गर्म होते हैं। मरुस्थल मानव गतिविधियों की से प्रभावित नहीं होते। तो यानी कि आंसर आप सभी को बताना है कि मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए अगर देखा जाए तो मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखो मरुस्थल क्या होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे, यानी कि ये कैसे हो सकते हैं मरुस्थल, गर्म व ठंडे, गर्म व ठंडे हो सकते हैं। सबको पता है कि मरुस्थल क्या हो सकते हैं, गर्म व ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन सा हो सकता है, उष्ण मरुस्थल, और एक हो सकता है शीत मरुस्थल। ठीक, क्योंकि इसमें जो होता है ये रेत के कारण, इसके कारण, रेत के कारण। अब देखिए जहां पर यानी कि मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में, अब जब मरुस्थल है तो वहां पर क्या होगा, रेत जो होती है, धूप जितनी सूर्य की किरणें तेज होंगी उतनी तेज ही गर्म हो जाती है, और रात में क्या हो जाती है, रात में ये जो हो जाती है ठंडी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है गर्म व ठंडे होते हैं, यानी कि मरुस्थल जो होते हैं गर्म व ठंडे होते। तो मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि गर्म व ठंडे होते हैं। समझ गए इतनी बात। लेकिन इनका मुख्य कारण क्या है, रेत। ठीक है, मुख्य कारण है मरुस्थल दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, तो समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी प्रकार से साथियों क्वेश्चन आने वाले हैं आप सभी को। बड़ा जो पेपर होता है बहुत सरल होता है, बस क्या होता है मस्तिष्क पर अपने फोकस बना के रखना पड़ता है और चीजों को समझ करके आसानी से पेपर हो जाता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैले हुए हैं, लेकिन जमीन पर फैले हुए हैं, क्या कहलाते हैं आप सभी को बताना। बेल, लता, शाक, झाड़ियां, क्या कहलाते हैं, बेल, लता, शाक, झाड़ियां। मतलब जो ऐसे पौधे होते हैं जो उस पर खड़े नहीं हो सकते, मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन क्या रहते, जमीन पर फैले रहते हैं, जमीन पर क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है, लता की। देखिए जितने भी आपको वैसे पौधे होते हैं जो मतलब कि कमजोर तने वाले, कैसे, कमजोर तने वाले, तो ये कमजोर तने वाले पौधे हमेशा क्या रहते हैं, ऐसे बिछे रहते हैं। ठीक है, जमीन पर फैले हुए रहते हैं। इनको अगर सीधा खड़ा करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इसमें क्या हो जाएगा, लता हो जाएंगे। लता अगर देखा जाए तो लताएं क्या होती है, देखिए एक होती है आरोही लता और एक होती है विसर्पी लता। ठीक है, दो प्रकार की लताएं होती हैं। तो लताओं के अगर देखा जाए तो लता पौधे जमीन पर फैले होते हैं, कमजोर तने वाले पौधे होते हैं। अब इसमें कौन कौन आ सकता है, जैसे तरबूज हो गया आपका, ठीक है, खीरा हो गया, ठीक, कद्दू हो गया। ठीक, तो ये सब आपके जो पौधे आते हैं वो लताओं में आते हैं कम। ठीक, और शकरकंद हो गया, इस तरीके से लताओं में आते हैं। अगर शाख की बात करी जाए, इसकी बात करी जाए शाख की भैया, तो शाख में कौन से आते हैं, जो पौधे वो कैसे, उनके तने जो उनके होते हैं वो कमजोर होते हैं, यानी कि मतलब हरे कोमल छोटे होते हैं। जैसे उनके जो तने होते हैं कैसे होते हैं, हरे होते हैं और कोमल होते हैं, और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ गए। जैसे धनिया हो गया, तो ये जितने भी छोटे टाइप के होते हैं वो शाख में आते हैं। अगर झाड़ी की बात की जाए, झाड़ी की बात की जाए तो झाड़ी में कौन से आते हैं, झाड़ी में देखिए गुलाब हो गया,
ठीक, इनका तना कैसा होता है, मजबूत होता है, यानी कि झाड़ी, यानी तना सख्त होता है लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता है। तो जैसे कौन हो जाए, गुलाब हो गया, और आपका कौन हो जाएगा, नींबू हो गया। अब वृक्ष के बारे में तो आप लोग जानते हो, वृक्ष का तना कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक, मजबूत होता है। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग समझते हुए चलना है, आप सभी को चीजें बड़ी क्लियर होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई, नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है। पौधों के किस युग्म में दो या दो से अधिक खाद्य भाग होते हैं। अब देखो, किस मतलब पौधे किस मतलब ये बता रहा है कि युग्म में दो या दो से अधिक खाद्य भाग होते हैं। तो कौन होता है, केला, कद्दू, भिंडी, बैंगन। पौधे के किस युग्म में दो या दो से अधिक खाद्य भाग होते हैं, केला, कद्दू, भिंडी, बैंगन। तो ये आपके वो दे रखे हैं, मतलब पौधों के नाम, ठीक है। अब आप सभी को बताना है कि इसमें कौन से होते हैं जिनमें दो या दो से युग्म खाद्य भाग होते हैं। तो बताइए आप सभी को, यानी कि ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड वाला है। कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले में कौन कौन है, यानी कि आपका हो जाएगा केला, और आपका कौन सा हो जाएगा, कद्दू, ठीक। इनके जो होते हैं दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है। अब देखो, केला की अगर बात की जाए तो केला में क्या खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है। क्या खाया जाता है, फूल हो जाता है। केले के पौधे में खाने योग्य कई भाग होते हैं, जैसे भीतरी तना हो जाता है, फूल और फल होता है। फूल और कौन हो जाता है, फल हो सकता है। अगर कद्दू की बात किया जाए तो खाने योग्य भाग जिसमें मांसल, आवरण, बीज, पत्ते और फूल भी खाया जा सकता है, यानी कि इसके क्या खाए जाते हैं, फूल और फल भी खाया जाता है। देखिए, कद्दू एक फल होता है, ना कि सब्जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर भिंडी की बात करें तो भिंडी जो होती है आपकी, भिंडी में क्या होता है, फल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, फल खाया जाता है। अगर आपका कौन दे रखा है, बैंगन, बैंगन की अगर बात की जाए तो सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहा करिए, आपका प्यार हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्यार बनाए रखोगे तो आपके लिए बेहतर और से चीजें अच्छी होती रहेंगी, ठीक। आपका सपोर्ट और आपका सहयोग की मदद से हमें आगे बढ़ना है, ठीक। आप हमारा साथ देंगे तो आपके लिए मैं और चीजें बेटर करने वाला हूँ। जितनी आप चाहेंगे उतनी आपको कमेंट किया करिए थोड़ा, तो अच्छा लगेगा। चीजें में मतलब हमारी समझ में आएंगी। हाँ, लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग अपना सजेशन बताइए कि कैसी क्लासेस लगती हैं या नहीं लगती। जैसा हो आप लोग कमेंट जरूर करिए एक बार, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, आपके प्रति और मेहनत की जा सके अच्छे से, ठीक है साथियों। तो बस यही आपका प्यार। देखिए, एक परिवार छोटा सा तैयार करना है अपना, ठीक। वो किसकी मदद से हो सकता है, वो आपकी लोगों की मदद से हो सकता है। अगर आप हमारा सहयोग साथ देंगे तो आपके लिए चीजें और अच्छी हो जाएंगी। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि आप तक चीजें कैसी पहुंच रही कैसी नहीं। आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है कि राधा घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी, राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 3250, यानी कि 3250 मीटर है, 3250 मीटर। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। आगे ऑप्शन है 325, या ऑप्शन है 32.5, ऑप्शन है 3.25, ठीक है, या ऑप्शन डी है 0.325। तो ऑप्शन आप सभी को बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए,
उसके दूरी कितनी दे रखी है, 3200, यानी कि 3250 दे रखी है। ठीक है, तो इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, ये पूछ रहा है। मीटर है यानी कि सॉरी, इसको कितना है, यानी कि ये आपका मीटर में दे रखा है। अब इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। अगर किलोमीटर में बदलोगे तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो है कितना, यानी कि 3250, तो यानी कि 1000 यानी कि 3250 हो जाएगा, 3250 हो जाएगा। तो आसानी से 1000, 2000, 3000 हो गया, तो 3 लिख दो, यानी कि ये 3 हो गया, 3000 हो गया आप सभी का। तो 3000 हो गया, तो यानी कि 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को 3.25 हो जाएगा, यानी कि 250 मीटर है भाई ये। ठीक है, कितना है, 250 मीटर, 3 किलोमीटर ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आप राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3.25 वाला ऑप्शन सी नंबर वाला सही हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, यानी कि मीटर में दे रखा है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो यानी कि मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो यानी कि वो उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3250, यानी 3250 कह लो, या 3250, 1000, 2000, 3000 हो गया, तो ये आपका 3000 हो गया। अब इसमें क्या करो, 250 यानी कि 3.25 हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या से बच्चों को समग्र शिक्षा प्राप्त हो सकती है, दिया है, कैसा है, एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, उपरोक्त सभी। मतलब बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो ईवीएस, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में बच्चों को, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में बच्चों को, यही क्वेश्चन है, तो समग्र शिक्षा प्राप्त हो सकती है, दिया है, कैसा होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, विषयगत होना चाहिए, ऑप्शन बी है उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, अगर देखा जाए तो ये कैसा होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। अब देखो सभी कैसा होगा, एकीकृत हो, ठीक है, कैसा हो, समावेशी हो, ठीक, और कैसी होनी चाहिए, विषय गत होना चाहिए। एकीकृत में अगर बात की जाए तो एकीकृत में क्या हो जाएगा, यानी कि एकीकृत हो जाए जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे विज्ञान हो गया आपका, सामाजिक विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो ये सब चीजें क्या है, 1 से 25 में किसमें रख दी गई है, यानी कि ईवीएस में रख दी गई। इन्हीं सब चीजों को क्या किया जाएगा, कि भूगोल इतिहास सभी छात्रों को, यानी कि उनकी पृष्ठभूमि क्षमताओं को अधिगम शैली की प्रवाह किए बिना सामग्री तक पहुंचाने की सक्रिय रूप से संलग्न हो, वही प्रक्रिया हमारी एकीकृत कहलाती। समावेशी में क्या है, कि सभी छात्रों को उनके पृष्ठभूमि क्षमता, अधिगम शैली की परवाह किए बिना, यानी कि कोई भी प्रकार की परवाह किए बिना, शैली की परवाह किए बिना सामग्री तक पहुंचे, सक्रिय रूप से संलग्न हो, यानी कि इसमें किसका हो, यानी कि कोई भी बच्चा कैसा सक्रिय रूप से क्या हो, संलग्न हो, तो वो कैसा हो जाएगा, समावेशी हो। अब विषयगत हो, यानी आसपास सामग्री को व्यवस्थित करने पर केंद्रित हो, जितने भी आसपास की चीजें हो उसको किसने केंद्रित करने पर संलग्न हो, यानी कि विषयगत हो जाएगा। ठीक, आगे अगर बात करें तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कैसा होना चाहिए, एकीकृत, समावेशी और विषयगत होना चाहिए। साथियों समझ गए इतनी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन है, कौन सा सामुदायिक संसाधन है। तो सामुदायिक संसाधन की अगर बात करें तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, टेलीविजन, अस्पताल, कैमरा, बढ़ई। तो बताइए सामुदायिक संसाधन कौन सा है, बहुत सोच समझ कर आंसर बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविजन, अस्पताल, कैमरा, बढ़ई। बताइए आप सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए
अगर सामुदायिक संसाधन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ई। ठीक है, कैसा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ई हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा संसाधन है भैया? सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन होता है जिसको बोला जाता है बढ़ई। अब देखो बढ़ई किस प्रकार से सामुदायिक संसाधन में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे माली हो गया, ठीक है, आपका बढ़ई हो गया, ठीक, लोहार हो गया, ठीक, ये आपके सामुदायिक संसाधन में होंगे। दुकानदार, ठीक, समुदायों के द्वारा होता है कि नहीं होता है? ठीक, माता पिता, भाई माता पिता क्या होते हैं? घर में होता है, एक समुदाय होता है, उसी के द्वारा बच्चा चीजों को सीखता है, समुदाय के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ठीक है, शिक्षक, अब स्कूल में जाओगे तो क्या टीचर जो पढ़ाएगा क्या अलग बैठा के पढ़ाएगा? एक समुदाय में ही तो पढ़ाएगा। ठीक, आगे ये आपके अंदर किसमें हो गया? यानी कि सामुदायिक संसाधन। अगर आगे बात करें जाए, आगे देख लीजिए, सारे संसाधन बताता हूं, तो इसका राइट आंसर आपका बढ़ई वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगर बात करें संस्थागत संसाधन, तो संस्थागत संसाधन की अगर बात करोगे इसमें कौन सा आ जाएगा? अस्पताल। ठीक है, कौन सा आ जाएगा भैया? ठीक है, अस्पताल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? बैंक, कार्यालय। ठीक है, क्या आ जाएगा? कार्यालय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय। और आप सभी का क्या हो जाएगा? ये आपके कौन सा हो जाएंगे? स्थानगत संस्थागत संसाधन। आगे बात करें प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करोगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा? नदी, जंगल। ठीक है, नदी, जंगल, तालाब, झील। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन। अगर मीडिया संसाधन की बात करोगे तो मीडिया में संसाधन में कौन सा हो जाएगा? टेलीविजन, ठीक है, रेडियो, समाचार पत्र। ठीक, समाचार पत्र हो गया। और क्या हो जाएगा आपका? पोस्टर, विज्ञापन। पोस्टर हो जाएगा, विज्ञापन हो जाएगा। आगे बात करें प्रौद्योगिकी की, अगर प्रौद्योगिकी संसाधन, प्रौद्योगिकी की संसाधन की अगर बात करोगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मोबाइल फोन। ठीक, कौन सा हो जाएगा? मोबाइल फोन। आपका कैमरा आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे प्रौद्योगिकी संसाधन। अगर मानव निर्मित की बात करोगे तो मानव निर्मित में आप सभी के कौन से आ जाएंगे? यानी कि कलम, कुर्सी जो मानव के द्वारा है, ठीक है, पेंसिल। ठीक, ये आपके मानव निर्मित हो। तो यानी कि समुदाय संसाधन में कौन सा हो जाएगा आप सभी का? बढ़ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग, या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बस वीडियो को आप सभी लोग थोड़ा शेयर करते रहिए और हम लोग आपके साथ में मेहनत करते रहेंगे। हम तो आपके साथ में लगे हुए हैं, आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ठीक है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ जाए आप सभी के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ लगे रहिए और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर बनाइए सीटेट में। ठीक है, अब देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने सपेरों सपेरों को बीन बजाते देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, छोटे पर से हम लोग देखते आ रहे हैं, सपेरा बीन बजाता है। ठीक है, करता रहता है, करता रहता कि नहीं रहता? बस, बीन बनाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल होता है? आप बताइए।
मतलब जो बीन बजाते हैं ना, उस पर सिक्का इक्का देखा होगा आप सभी लोग, सांप को पकड़े रहते हैं। अब सांप क्या रहता है कि सोचता है कि बीन बजाकर क्या जग जाता है, क्या बीन बजाया सांप निकल आता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लौकी, पपीता, कुमड़ा, कद्दू, तो देखिए सभी लोग जानते होंगे कि किसका उपयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लौकी। लौकी एक लंबी सी लौकी होती है, उसको क्या कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में उसको यानी कि सपेरा उससे बीन बना लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर फ्री का है आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए बहुत जल्द मैराथन भी चालू करेंगे, यानी कि जैसा एग्जाम आएगा आप सभी को कम से कम 2-4 घंटे 5 घंटे की आप सभी को मैराथन पूरी ईबीएसपी दूंगा आप सभी। बस परेशान मत होना, किसी भी तरीके से चीजें क्या हो रही धीरे धीरे सही होंगी, बस आपका भरोसा जीतना है, हर कीमत पर आपको आपके लिए खराब करना है मुझे, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा, जिससे क्या हो सके कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें ला सकूं साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जल चक्र में बादल निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनते हैं? जल चक्र में बादल निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बनते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ठीक है, वाष्पीकरण, संघनन, अपघटन, गलनांक, इसके कारण बादल का बनना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है? वाष्पीकरण हो सकता है, संघनन हो सकता है, या अपघटन हो सकता है, या गलनांक हो सकता है? तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन, ठीक है। जो बादल बनने की प्रक्रिया होती है किसके कारण होती है? संघनन के कारण होती है। किस प्रकार से होती है देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, जल कैसा हो जाता है, जल जो हो जाता है आपका वाष्पित हो जाता है। कैसा हो जाता है? जल वाष्पित होकर जलवाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जलवाष्प में बदल जाता है। अब यही जलवाष्प बदल हो जाता है, संघनित होकर बादल बन जाता है। ऐसा हो जाता है, संघनित होकर बादल बन जाता है। इतनी बात समझ गए, संघनित होकर बादल बन जाता है। और हिम के रूप में, किसके रूप में? हिम के रूप में कहा जाता है, पृथ्वी पर अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। तो यानी कि संघनन के कारण क्या हो जाता है? बादल का बनना हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें वाष्पीकरण की, देखिए वाष्पीकरण, ठीक, उसके बाद फिर मैं आपको अपघटन के बारे में बताता हूं, फिर गलनांक के बारे में। तो पहले वाष्पीकरण की अगर बात की जाए तो वाष्प क्या होता है? वाष्पीकरण के उस चरण को के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें पानी की अवस्था, पानी इसमें कैसी हो सकती है, यानी कि पानी की अवस्था तरल गैसीय, ठीक है, तरल गैसीय या वाष्प में, वाष्प अवस्था में बदल जाती है। तरल गैसीय किसमें बदल जाती है? वाष्प अवस्था में, ठीक है, बदल जाती है। अब देखना होगा बदल जाती है, ठीक, तो ये आपका वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखा होगा कभी पौधों में पानी डाला होगा, पौधों में पानी डालने के बाद में जो पानी होता है कुछ भाग जो होता है मृदा में चला जाता है, और कुछ भाग जो होता है तने की सहायता से पत्तियों से होकर के वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि किसके रूप में? तरल या वाष्प अवस्था में बदल जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक। अपघटन में क्या होता है? सरल भागों या पदार्थों में टूटना, यानी कि अपघटन का क्या करना? सरल भागों में क्या हो जाना? टूटना, अपघटन कहलाता है, ठीक है। टूटना या टूटने की क्रिया। आगे गलनांक की क्या होता है? गलनांक होता है ठोस से किसमें बदलना? द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना या बदलना, परिवर्तित होना क्या कहलाता है? आपका गलनांक कहलाता है, ठीक है। समझ गए साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा अलग करते हैं? मतलब जो किसान होते हैं, खेती करते हैं, वो जो अनाज होता है उसको किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? ऑप्शन है
रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर या डिस्क फ्लाक्स। तो आप सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो गांव क्षेत्र से जुड़े होंगे आसानी से बता देंगे। इसका राइट आंसर देखोगे ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। किससे अलग किया जाता है? थ्रेसर से अलग किया जाता है। चाहे गेहूं हो चाहे कोई भी मशीन हो, तो इन सबको क्या कर लिया जाता है? काटा जाता है, फिर काट करके उन चीजों को थ्रेसर से अलग कर लिया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। निम्न में से क्या ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? जीवाश्म ईंधन की। ठीक है, किसकी बात होगी? जीवाश्म ईंधन की। तो जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, क्या किया जाता है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे गर्मी और दबाव में, यानी कि किसके कारण? गर्मी के दाब के कारण दबे हुए जीवों को अव्यय अपघटन द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर जीवाश्म पदार्थ, जो पुराने से जीव अब दबे हुए, उनके द्वारा जीवाश्म ईंधन क्या हो जाता है? निर्मित होते हैं। उनके अपघटन के द्वारा जीवाश्म ईंधन निर्मित होते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब कैसे प्राकृतिक है, कैसे प्रकृति है, तो इनकी जो समय के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहा है। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते हैं क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ और बकरियां रखते हैं क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन है रेबो, लेखा, ठीक है, शेड या पैन। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चांगपा एक जनजाति है। क्या है? चांगपा एक क्या है? जनजाति है। तो इसको जो रखते हैं इसको लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। अब ये कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो चांगपा जो देखोगे ये लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। करीब करीब 5000 जो परिवार होते हैं, परिवार मतलब 5000 परिवार, 5000 लोग रहते हैं। अब देखो, अब ये लोग क्या करते हैं? जो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, यानी कि बकरियों, यानी कि कौन सी साल बनाते हैं? पश्मीना। ठीक है, कौन सी साल बनाते हैं? पश्मीना साल बनाते हैं। रेबो के पास उनके भेड़ और बकरियां, ठीक है, इसमें क्या रहा? रेबो के पास अनेक भेड़ और बकरियों को रखने के लिए एक जगह है जिसे लेखा कहा जाता है। यानी कि रेबो के पास क्या होता है? जिसको क्या बोला जाता है? लेखा कहा जाता है। तो चांगपा जो जनजाति होती है कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। अब जो भेड़ बकरियों को रखते हैं उन्हीं से अपना मतलब कि क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। ठीक, व्यवसाय करने के बाद जो जनजाति मतलब होता है उसकी लगभग 5000 परिवार, मतलब 5000 लोग यहाँ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पूरा पढ़िए। जब रीना के चाचा उसका हाथ पकड़ते हैं, जब रीना के चाचा उसका हाथ पकड़ते हैं तो रीतू को अच्छा नहीं लगता, रीतू को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह रीना का हाथ पकड़ना पसंद करती। ऐसा क्यों? मतलब रीना के जो चाचा हैं, रीना के जो चाचा हैं तो हाथ उसका पकड़ते हैं तो रीतू को अच्छा नहीं लगता। अब देखिए क्या होता है ना, किसी को पकड़ना, स्पर्श करना क्या नहीं हो सकता। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको किसी का स्पर्श करना बहुत अच्छा नहीं लगता है। कैसा लगता है? बड़ा खराब लगता है। देखो किसी भी प्रकार स्थिति होते बच्चे जो होते हैं समझते हैं। तो इसमें क्या है, रीना के चाचा गुस्सेल हैं, रीना के चाचा बूढ़े हैं, रीतू रीना के चाचा से नफरत करती है, या सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, कि सबका जो स्पर्श होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो बच्चों को अगर देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं किसी के पास बहुत हंसते खेलते हैं, लेकिन किसी के पास नहीं जाना पसंद करते हैं, उनको छू लो तो उनको बहुत चिड़ सी हो जाती है। तो किसी का स्पर्श क्या होता है? एक सबका स्पर्श जो होता है एक जैसा नहीं होता है। तो कोई गलत तरीके से छूता है,
कोई किसी तरीके अच्छे तरीके से छूता है तो सबका स्पर्श अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। हम माता छुए तो आसानी से चले, अगर कोई अनजान व्यक्ति छूता है तो वो जाना पसंद नहीं करते हैं। समझ गए इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पर्वतारोही में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मतलब एक पर्वतारोही है, यानी पर्वत पर चढ़ रहा है, तो उसमें सारे गुण कैसे होने चाहिए? अनुशासन वाले होने चाहिए, धैर्य वाले होने चाहिए, और क्या कर रहा है, सहनशीलता वाले होने चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि अगर एक पर्वतारोही है तो उसमें अगर गुण होने चाहिए तो कैसे होना चाहिए, यानी कि संवेदनशील होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आप पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ रहे हो तो पहाड़ जितना आप ऊंचाई पर जाओगे तो उसमें क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, कम वायुमंडलीय दाब रहता है बहुत, यानी कि वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ठंडी हवाएं चलने रहती हैं। तो यानी कि सबको एक टीम है, तो पर्वतारोही जब चढ़ोगे तो आप एक धैर्य पूर्वक कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझ गए इतनी बात साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आलू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आलू के संबंध में, अब आलू के संबंध की बात की तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, यह ठंडी जलवायु में बढ़ता है, ऑप्शन है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, यह एक तना है, ऑप्शन डी। सब सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या, मतलब कि जो सत्य नहीं है वो है इसका ऑप्शन बी वाला, कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत में नहीं हुई है। ठीक है, भारत में नहीं हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, आलू की। देखिए, आलू एक क्या तना है, ठीक है, तना है, और ये किसमें बढ़ता है, ठंडी जलवायु यानी कि ठंडे मौसम में बढ़ता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो यह एक तना है, यह ठंडी जलवायु में बढ़ता है। तो आलू की उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ हुई है, अमेरिका में। कहाँ हुई है, अमेरिका में हुई है। ठीक है, समझ गए। तो देख लिए कुछ सब यानी कि जो आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका से क्या आया है, यानी कि आपका पूछा जाए तो टमाटर हो जाएगा, आलू हो जाएगा, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ठीक है, और हरी मिर्च, हरी मिर्च हो जाएगा। आगे अगर बात करें यूरोप से क्या आया, यूरोप हो गया आपका, अफ्रीका हो गया, और क्या हो गया, भारत। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर यूरोप से बात की जाए तो इसमें क्या है, गोभी, ठीक है, गोभी हो गया। और अफ्रीका से अगर बात करी जाए तो अफ्रीका से क्या है, काफी, बीन, ठीक है, भिंडी, अफ्रीका से हो गया। भारत में क्या हो जाता है, आम हो गया, संतरा हो गया आपका, केला हो गया, पालक हो गया, और क्या हो जाएगा, बैंगन। ये आप सभी लोग नोट कर लेना। ठीक, ये पूछे और क्या हो सकता है, मूली। ठीक, समझ गए इतनी बात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा कि इसकी उत्पत्ति जो हुई भारत में हुई थी, यही आपका सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले, एक माँ अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकती, वह निम्न में से कौन से चुनेगी, बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, या कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी कह रहा है कि टेनिस, शतरंज, स्टापू, ठीक है, या छुपन छुपाई, स्टापू, या पिट्ठू। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो घर के अंदर खेले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखोगे यानी कि आपका हो जाएगा कैरम बोर्ड, आसानी से छोटा सा होता है, बड़ा भी ले आओ तो घर के अंदर चालू मिलकर के खेल सकते हो। ऑप्शन बी हो जाएगा शतरंज, ठीक है, ये भी खेल सकते हो घर के अंदर। ताश, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। तो ये चीजें आप घर के अंदर खेल सकते हो, चाहे बैडमिंटन हो, शतरंज,
यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, बैडमिंटन आप घर के अंदर नहीं खेल सकते हो, या टेनिस शतरंज यानी टेनिस भी घर के अंदर नहीं खेल सकते हो। ठीक है, आगे है छुपन छुपाई, ये भी घर के अंदर तो खेल सकते, स्टापू और पिट्ठू ये घर के अंदर खेल नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा साथियों। तो आज की ये थी क्लास, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों, मुस्कुराते रहिए। आप हमेशा अपना प्यार हमारे साथ जरूर बनाए रखिएगा। कल मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।